नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि किसान साथियों, आप अपनी विभिन्न फसलों में देखते होंगे कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य घटक रहते हैं जिनसे आप बहुत बार अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे तरीके से आपकी फसल को मैनेज करते हैं। बहुत खर्च होने के बाद भी आपके यहाँ उत्पादन उसके अनुपात में नहीं मिलता है। तो किसान साथियों, इसका एक मुख्य कारण हो सकता है जैसे कि जो आपके उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो मुख्य घटक है उनको आपने किस तरीके से मैनेज किया है। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि आप यदि देखेंगे तो जो खेती है इसमें आपको कोई सी भी फसल ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप खेती कर रहे हैं, इसमें मुख्य घटक जो रहते हैं वो आपके तीन मुख्य घटक होते हैं और कुछ अन्य भी घटक होते हैं। तो तीन मुख्य घटक है, इनके बारे में हम जो अभी बात करें तो ये आपका है। एक तो आपकी जो सॉइल है, आपकी जो मिट्टी है, आपकी जिस भी फसल को ले रहे हैं, जिस भी खेत में ले रहे हैं, उस खेत की मिट्टी आपकी बहुत निर्भर करती है कि आपके यहाँ उत्पादन कैसा होगा। आपकी मिट्टी की गुणवत्ता, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे बहुत जगह आपको पथरीली मिट्टी मिलेगी, सैंडी सॉइल मिलेगी। आपके यहाँ बहुत जगह पे आपको जो काली मिट्टी मिलती है, जो हेवी सॉइल है वो मिलती है। बहुत जगह आपको मीडियम सॉइल मिलेगी। इस तरीके से मिट्टी के बहुत प्रकार हो सकते हैं और सभी मिट्टी के प्रकार के अनुसार आपकी फसल की गुणवत्ता और आपकी फसल निर्धारित होती है। किसान साथियों, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ये ऐसा कारक है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा जो घटक है वो है आपका सिंचाई। सिंचाई का जो जल आप उपयोग करते हैं या जो सिंचाई के लिए जो पानी आप उपयोग करते हैं, जो वाटर सोर्स है आपका, जो आपका पानी का स्रोत है, उसका जो पानी है उसका पीएच कितना है, उसका टीडीएस कितना है, पानी की क्वालिटी कैसी है, ये आपका बहुत कुछ निर्भर करता है। ये भी आपके उत्पादन को प्रभावित करता है। इसे बहुत हद तक आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप वाटर सोर्स चेंज कर सकते हैं, कुआं ट्यूबवेल जो भी है आपका, नहर है, इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि फिक्स है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमारे जो है, हम इसको ज़्यादा बदल नहीं सकते। और तीसरा जो है वो, यदि हम बात करें तो तीसरा जो घटक है वो है आपका मौसम। आपके यहाँ किस तरीके का मौसम है, किस तरीके का वातावरण है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। ये अभी फिक्स है, इसको भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो किसान साथी, ये तीन जो कारक है, जो मुख्य कारक है, जो मुख्य फैक्टर है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप बात करेंगे तो आपके जो आप बदल सकते हैं, जिनसे आप उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कुछ कारक है। तो हम चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारक होता है आपके फसल में, आपके खेत में आप किस तरीके से फसल को चला रहे हैं, मतलब आपके यहाँ फसल चक्र आप अपना रहे हैं या नहीं। यदि आप फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो आपके यहाँ डेफिनेटली उत्पादन कम होगा। अब फसल चक्र अपनाने से मतलब है, बहुत सारे किसान भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम सीजन बाय सीजन तो फसल चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप एक ही सीजन में एक फसल लगा रहे हैं, जैसे आप क्या मान लीजिए खरीफ ले रहे हैं, आप खरीफ सीजन में बार बार कपास की फसल ले रहे हैं, तो ये आपका क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ, आपको वहां भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यदि रबी सीजन में मान लो चना ले रहे हैं, तो उस जमीन पर, उसी खेत पर आपको बार बार चना नहीं लेना। फसल चक्र नहीं होता है, इससे आपके यहाँ जो है बीमारियां बढ़ेगी, आपके यहाँ रोग बढ़ेंगे, आपकी फसल में उत्पादन में कमी आएगी। किसान साथियों, आपको फसल चक्र अपनाना अनिवार्य है। आप जब भी खरीफ सीजन और रबी सीजन में हर 2 से 3 साल में आप फसल को परिवर्तित कीजिए, इससे आपके यहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा कारक जो होता है वो होता है संतुलित मात्रा में आपका पोषक तत्व प्रबंधन। अब संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आप आपकी खेत में लगातार फसलें ले रहे हैं और इसमें क्या आप ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद और ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। यदि आप लगातार खेती कर रहे हैं, उसी जमीन में बार बार फसलें ले रहे हैं और आप यदि उस जगह पर यदि आप गोबर खाद उपयोग नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनिक खादें उपयोग नहीं करेंगे, आपका कंपोस्ट नहीं उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन उपयोग नहीं करेंगे, तो आपके उत्पादन में कमी आएगी। अब बैलेंस फर्टिलाइजर में हम बात करते हैं तो आप बल्क फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, आप फर्टिगेशन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं और बहुत सारे आजकल ऑक्साइड फार्म में और चिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, इनका आप उपयोग कर रहे हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स की गुणवत्ता कैसी है, ये भी बहुत कुछ निर्धारित करती है। जैसे आप यदि अच्छी क्वालिटी वाला फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, जिसके रेसिड्यूज कम से कम आपकी सॉइल में रह रहे हैं, तो आपके यहाँ उत्पादन अच्छा आएगा। इसके अतिरिक्त बैलेंस फर्टिलाइजर से मतलब है कि आप फसल की अवस्था के अनुसार जब भी फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, आपके यहाँ उत्पादन बढ़ता है। आपके यहाँ जो भी फसल आप ले रहे हैं, आप जो भी फसल लगा रहे हैं, उसकी हर फसल के लिए
उसकी जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है, उसकी आवश्यकता है, बहुत अलग अलग होती है और अवस्था के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे आप शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन चाहिए होता है, मध्यम अवस्था में और शुरुआती अवस्था में फास्फोरस भी चाहिए होता है, आखिरी की अवस्था में जाके आपको फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है और अन्य पोषक तत्व भी इसी तरीके से अवस्था के अनुसार आपको आपकी फसल में उपयोग करना होता है। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ में आप नाइट्रोजन उपयोग करते हैं, आपके यहाँ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आप फास्फोरस और पोटास का उपयोग करते हैं, मेच्योरिटी पे आप पोटास का उपयोग करते हैं। इस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइजर अलग अलग अवस्था पर उपयोग होते हैं, तो इसको आपको संतुलित मात्रा में चलाना है। आप जब भी ज्यादा फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, इसका भी एक आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आपके उत्पादन में कमी आती है। तो किसान साथी, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप जब भी फर्टिगेशन कर रहे हैं या फिर कोई सा भी फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, बल्क फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसमें जितना हो सके संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग कीजिए। इससे आपके यहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी और आपके खर्च में कमी आएगी, जिससे आपके यहाँ आपको मुनाफा अधिक होगा। तीसरा जो कारक है वो है आपका सबसे ज्यादा जरूरी और अनिवार्य है, वो है कि आप फर्टिगेशन शेड्यूल भी अपना लेते हैं, फर्टिगेशन का भी आप सही से संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ रहता है आपका पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट। यदि आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि आपके यहाँ पोषक तत्व संतुलित मात्रा में और सही समय पर सही अवस्था के अनुसार यदि चलेगा, तो आपके यहाँ कीट और रोग भी कम लगते हैं, जिससे आपके यहाँ कीट और रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए आपका खर्च कम हो जाता है। इसी तरीके से आप आगे बात करेंगे कीट और रोग प्रबंधन के लिए आपको लगातार इसमें जो स्प्रे आप करते हैं, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, इनकी मात्रा को भी आपको जितना हो सके आप इसमें एक कोशिश कीजिए कि जो रिकमेंडेड डोज है उसी का उपयोग करें। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको कभी भी आपके यहाँ जब भी आपको कीट दिख रहा है, रोग के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि लगातार 2-3 स्प्रे कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन के अंतर पे करेंगे तो आपके यहाँ नियंत्रण आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के जो स्प्रे कर रहे हैं, इसमें भी एक फिक्स समय का, एक निश्चित समय का अंतराल रखना अनिवार्य है। जैसे आप कम से कम 5 से 7 दिन का अंतराल रखिए 2 स्प्रे के बीच में। इसके पहले आप स्प्रे करते हैं तो इसका आपके जो पूरा पहले आपने जो इंसेक्टिसाइड्स उपयोग किए हैं, पहले जो आपने एग्रो केमिकल उपयोग किए हैं, जो रोग नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए केमिकल उपयोग किए, उसका आपको कोई फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई सा भी एग्रो केमिकल रिजल्ट देने में थोड़ा सा समय लेता है। पूरी तरह से आप क्या कीट नियंत्रण पर, रोग नियंत्रण पर उसके देखो कि कितना रिजल्ट आया, उसके बाद में आप अगला डिसीजन लीजिए। ये बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप जब भी आप पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के लगातार आप स्प्रे करते हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव आपकी फसल पर पड़ता है। बहुत हद तक बहुत सारे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड ऐसे भी होते हैं जिनको आप जल्दी और हाई मॉलिक्यूल जब उपयोग करते हैं तो आपकी फसल स्ट्रेस में जाती है और जिसकी वजह से आपके यहाँ उत्पादन में कमी आती है और आपके यहाँ रोग नियंत्रण पर और कीट नियंत्रण पर आपका खर्चा अधिक बैठता है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो किसान साथियों, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। चौथा जो पार्ट है, चौथा जो फैक्टर हम कह सकते हैं जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, वो है आपका सबसे ज्यादा और अनिवार्य रूप से आप उपयोग कीजिए कि आपके यहाँ जितने भी आप फर्टिलाइजर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स उपयोग कर रहे हैं, उनकी आप इस तरीके से उपयोग कीजिए कि जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना है आपको। ये आपके यहाँ नुकसान कर सकता है, आपकी फसल को नुकसान कर सकता है। और आपकी फसल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको समय से उसकी देखरेख करना है। जब भी आपके यहाँ हल्के से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं किसी भी इंसेक्ट के या डिसीज के, तो आपको उसको उसी वक्त रोकने के लिए लो मॉलिक्यूल से आपके यहाँ स्प्रे स्टार्ट करना है। आपको हाई मॉलिक्यूल पर डायरेक्ट नहीं जाना। इसके अतिरिक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उपयोग कीजिए। आप यदि बल्क फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं तो इनको सोल्यूबल बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, आपके जो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया आते हैं जो आपके फर्टिलाइजर्स की अपटेकिंग बढ़ाते हैं, इनका उपयोग कीजिए। ये आपके यहाँ जो है उत्पादन को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। किसान साथियों, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप जितना हो सके अपने जो फर्टिलाइजर है, अपने जो फर्टिलाइजर उपयोग किया है उनकी उपलब्धता कैसे आपके पौधे को मिले, आपकी फसल में कैसे उपलब्धता बढ़ाई जाए, इस पर ध्यान देना होगा। किसान साथियों, वैसे तो देखा जाए तो उत्पादन बढ़ाने के लिए इन फैक्टर्स का आप यदि विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इनका प्रबंधन करेंगे, तो आपके यहाँ उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है जो कि आपको बहुत अच्छे से यदि समझना है तो आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं कि आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको जो है पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको इंसेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको मैनेज करना है। जैसे आपके यहाँ जो मिट्टी है, आपको मिट्टी को जीवित रखना है। मिट्टी को जितना ज्यादा हो सके उसके अंदर जो लाभदायक सूक्ष्मजीव है उनकी मात्रा को बढ़ाते रहना है। आपको उसमें कोई भी हानिकारक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड ऐसे नहीं डालना है जो आपके
जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनको नुकसान पहुंचाए। इसलिए ऐसे उत्पादों का उपयोग ना करें। जितना हो सके इनको जैसे आपके जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी आपके लाभदायक सूक्ष्म जीव है, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव है, जो आपकी मिट्टी के अंदर से आप पोषक तत्व उपलब्धता में और आपकी फसल की वृद्धि में आपकी मदद करते हैं, उन सभी का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो आप अनिवार्य रूप से ऑर्गेनिक कार्बन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी फसल में उपयोग कीजिए और उत्पादन को बढ़ाइए। किसान साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।